हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, कल हमने 50 तक यहाँ पर क्वेश्चन लगा लिए थे। आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे के क्वेश्चन इसमें करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें जो कल मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ पर लगाए थे, मतलब आपके साथ सॉल्व किए थे, वो आपने यहाँ पूरे सॉल्व कर दिए होंगे। और उसको आज कंटिन्यू करते हुए हम 51 से लेकर के 100 तक इस पेपर को आज सॉल्व करेंगे। और आपको इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद ऐसा लग गया होगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन इन क्वेश्चंस को एक बार लगा लेना है। और ये जो पेपर मैं करवा रहा हूँ, ये यूके पीएससी के द्वारा ही आयोजित कराया गया एक पेपर है। और इनमें जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसी पेपर से 2 या 3 क्वेश्चन पटवारी के पेपर में भी आए थे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कांस्टेबल के पेपर में से भी इसमें से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपको इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है और आपको इसको पूरा पेपर को लगाना है और उसके बाद अपना स्कोर भी काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कल के पेपर में जो मैंने आपको करवाया था उसमें कुछ भी गड़बड़ लगी, मतलब कुछ भी ऐसा लगा कि पेपर में कोई क्वेश्चन गलत है, तो आपने उस क्वेश्चन को मेरे को कमेंट करना था और उसके बाद आपको मैं उसका आंसर उसमें पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब आगे को हम क्वेश्चन को पेपर को लगाते हैं और आपको इसमें आगे को इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 51 क्वेश्चन पर हम आगे आएंगे जब ठीक है, तो 51 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सांभर झील, ठीक है, सांभर झील स्थित है। तो सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील कहाँ पर है? हमारी नमक, मतलब ये हमारा जो है हमारे नमक, इसमें नमकीन पानी है। और ये सबसे ज़्यादा जो है हमारी लवण रहित सहित जो झील है ये है, और वो हमारी कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक हो गया। 52वां क्वेश्चन है गांधी सागर बांध जो है हिस्सा है। तो गांधी सागर जो बांध है वो किसका हिस्सा है? मैंने डायरेक्ट ये पूछा है कि जो गांधी सागर डैम है हमारा कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो गांधी सागर डैम जो हमारा बना हुआ, वो बना हुआ है हमारा कहाँ पे? चंबल नदी पर। ठीक हो गया। अगली बात हम जो कहें 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इन ऑप्शनों में से कौन सी जो मिट्टी है सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी? तो वो होगी हमारी कौन सी मिट्टी? हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक हो गया। याद रखना, जलोढ़ मिट्टी जो है हमारी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। ठीक हो गया। बांगर मिट्टी जो है हमारी जो हमारी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उससे हम बांगर कहते हैं। और जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो हमारी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है वो हमारी खादर कहलाती है। ठीक हो गया दोस्तों, इससे मैंने आपको रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं। अगला 54 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा है वो इसमें से कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा कौन सा? यहाँ पर लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हमारा क्या सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यहाँ पे बोल दूँ कि लक्षद्वीप का जो कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये हमारा ठीक है, जो लक्षद्वीप हमारा फैला हुआ है 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक हो गया। और अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर और बोलूँ मैं कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। ठीक हो गया, 36 द्वीप यहाँ लक्षद्वीप में हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ज़्यादा रहेगा इसमें। अब आगे हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन पे। ठीक, 55 क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है। तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन निर्माणाधीन है तो वो किन के बीच में है? वो हमारी है किस पे? मुंबई से अहमदाबाद साबरमती के बीच। ठीक हो गया, मुंबई से गुजरात जो अहमदाबाद है हमारा, उसके बीच दौड़ेगी हमारी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना। और अगर मैं बोलूँ कि भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो वो भी हमारा सूरत में बनने वाला है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, और स्टील रोड जो हमारी स्टील रोड है, करंट अफेयर बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी ध्यान रखना है कि स्टील रोड कहाँ पे है? वो भी सूरत में है, बनाई गई है हाल ही में। 56वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो प्राचीनतम पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है वो है हमारी कौन सी? अरावली। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है हमारी कौन सी? गुरु शिखर। ठीक हो गया, गुरु शिखर के हमारे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 57 क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी तेल
पेट्रोलियम तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो इनमें से जो इनमें दिए गए हैं ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मतलब जो ऑप्शन है वो तेल शोधक कारखाना में पेट्रोलियम का शोध संसाधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? देखो, जामनगर है गुजरात में, डिगबोई है असम में, बरौनी भी है, जबकि जमशेदपुर हमारा क्या है, ये हमारा लौह संयंत्र है जमशेदपुर। ठीक हो गया, ध्यान रखना। टाटा ग्रुप्स का यहाँ पर टाटा स्टील फैक्ट्री यहाँ पर बनी है जमशेदपुर में। ठीक हो गया, झारखंड में है ये। अगला 58 क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा पूरा बनने की संभावना है, क्योंकि हर पेपर में जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये तो आप सभी को पता ही है कि जनसंख्या से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा भारत का भी? तो वो है हमारा 382। ठीक हो गया। 59 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कैमूर या कैमौर नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो कैमौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा कैमूर है हमारा सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, कैमूर हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 क्वेश्चन, सापुतारा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? जो ये हमारा सापुतारा है ना, सापुतारा, ये जो हमारा पर्वतीय पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर है? सापुतारा। तो ये हमारा कहाँ पर होगा? सापुतारा हमारा होगा गुजरात में। ठीक है भैया। 61वां क्वेश्चन है, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो बांदीपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बांदीपुर। तो ये कहाँ पर है हमारा? कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बांदीपुर, बनरहट्टा, कुद्रेमुखा, ये सभी कहाँ पर हैं हमारे? कर्नाटक में हमारे संरक्षित मतलब हमारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुखा या बनरहट्टा ये हमारा कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और बिल्कुल भी इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हमारा 62 क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर जो हमारे जो अधिनियम है उनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखतः आधारित था। जो भारत सरकार अधिनियम जो हमारा 1935 का था वो किससे संबंधित था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखो हमारा क्या होगा कि ये हमारा क्या साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर संबंधित था। ठीक हो गया, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त बी और सी। ठीक। अगला 63वां क्वेश्चन है, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चावर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई थी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट मत कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे पूछा जाएगा बार बार। ठीक हो गया। तो कौन सा हमारा यहाँ पर चार्टर था? तो ये था हमारा कौन सा वाला? हमारा 1600 का चार्टर। ठीक है, 1600 का चार्टर हमारा था। अगला 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो जो मद्रास एजेंसी है उसको प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया गया था? ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। 1687 में इसको दिया गया था। ठीक हो गया। कब? 1600, सॉरी गलत हो रहा है, ये 1665 में दिया गया था, 87 में नहीं। ठीक है, 1665 में क्या करा गया था? मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। अगला हमारा 66 क्वेश्चन है क्या कि हमारा निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? देखो, यहाँ से फिर हमारा अधिनियम से क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा अधिनियम था जिसमें कहा गया था कि भारतीयों को हम कोई भी जो हमारा नौकरी है उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं? तो किस में कहा गया था ये? तो ये कहा गया था हमारा कि जो हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम था उसमें कहा गया था। अभी हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है, 65 क्वेश्चन। इसमें है कि भारत में पहला मेयर न्यायालय, जो भारत का जो पहला मेयर न्यायालय है, ये इसकी स्थापना 1687 में कहाँ पर करी गई थी? तो जो भारत का पहला मेयर न्यायालय बना था वो कहाँ बना था? हमारा मद्रास में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 हो गया है। 67 क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके मतलब कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसके द्वारा
केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया था। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है कि केंद्र और प्रांतों के मध्य जो विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया था वो किस हमारा भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। तो वो था हमारा कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बार बार पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रख लेना कि 1935 के तहत केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया था। 68वां क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भारत में पहली बार लागू किया गया था। तो जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, कब दिया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो का अधिनियम। इसमें पहली बार क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग से जो पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। ठीक हो गया, 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 क्वेश्चन है वर्ष 1945 की वेवेल योजना का उद्देश्य था। तो वेवेल योजना से इसमें 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी वेवेल योजना। 1945 में आई थी, कल आया था क्वेश्चन, वेवेल योजना कब आई थी, 1945 में आई थी वेवेल योजना। ठीक हो गया, तो इसमें वेवेल योजना का उद्देश्य क्या था कि हमारे जो भारत के सभी प्रमुख समुदाय हैं उनको प्रतिनिधित्व देने की बात करी गई थी वेवेल योजना में। ठीक है, क्या कहा गया था, भारत के सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की बात करी गई थी वेवेल योजना में। अगला 70 क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया था। जो 1 अगस्त 1672 में जो घोषणा करी गई थी उसने किसको खत्म कर दिया था, तो वो हमारे किसको खत्म कर दिया था सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर जो 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पुर्तगालियों के द्वारा विधियां बनाई गई थी उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1 अगस्त 1672 की घोषणा के बाद। ठीक है, अगला 71वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिए हुए सारे। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना कितने रुपए में बेच दी थी। ठीक है, क्या लिखा है कि 71वां क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जो शाह आलम था उसके द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपए में के बदले बेच दी गई थी। तो ये था हमारा कितने, 26 लाख रुपये में इसको बेचा गया था। ठीक है, अगला 72वां क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया गया था। तो कोर्ट ऑफ सर्किट जो स्थापना करी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो अगर हमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समयकाल भी याद रहेगा तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो हमारा करा गया था ये किसके तहत करा गया था, 1790 के न्यायिक योजना के तहत। अगला 73वां क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ था। तो भारत का जो पहला विधि आयोग आया था वो आया था हमारा 1833 में, भारत का पहला विधि आयोग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसलिए भूलना मत कि भारत का जो प्रथम विधि आयोग, पहला विधि आयोग और दूसरा विधि आयोग पूछा गया है बार बार। ठीक है, दूसरा वाला जो आया था हमारा, दूसरा विधि आयोग जो हमारा आया था भारत का वो आया था हमारा 1853 में। ठीक हो गया, और जो पहला विधि आएगा था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आया था। ठीक है, और दूसरा वाला भी इसी की अध्यक्षता में आया था 1853 में। 74वां क्वेश्चन है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय कहाँ थे। मतलब भारत में सबसे पहले उच्च जो हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे कहाँ किए गए थे, मद्रास, हमारे 3 जगहों पर किए गए थे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में किए गए थे। ठीक है, 3 जगह कहाँ पर किए गए थे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में। ठीक, 75वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि टीबी मैकाले, जो हमारे मैकाले था वो क्या था, पहला विधि आयोग का अध्यक्ष था। और पहला विधि आयोग कब आया था, 1833 में आया था। 76वां क्वेश्चन है, भारत का दूसरा विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था। देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अधिनियम पूछा जा रहा है, साफ साफ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अधिनियम। तो मैंने बताया था कि जो हमारा दूसरा विधि आयोग है तो 1853 के तहत किया गया था। ठीक है, दूसरा पहला जो आया था 1833, दूसरा वाला आया था हमारा 1853 के तहत। ठीक, 77वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी। तो जो संविधान निर्मात्री सभा बनी थी वो कब गठित हुई थी, 1946 में। ठीक हो गया, कब बनी थी, 1946 में। अगला 78वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 12 पूछा जाता है, इसको ध्यान रख लेना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। संविधान निर्मात्री सभा ठीक हो गया, 1946 में बनी थी। 78वां क्वेश्चन है, किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी। तो कौन सा हमारा वो था, ये कमीशन था,
तो दोहरी पद्धति को समाप्त करने की लिए सिफारिश की थी, किसने करी थी? तो ये था हमारा साइमन आयोग, साइमन कमीशन। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आता है ऑडी। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है हमारे थोड़ा सा हमारे जिसे बोलते हैं हम लीगल जो वर्ड होते हैं हमारे उनसे पूछे गए हैं, तो ये इनको हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे काम अभी नहीं आने वाले हैं, तो इनको हमें नहीं देखना है क्योंकि ये हाई कोर्ट से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, ये 78 71 इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये हमारे काम नहीं आने वाले हैं। ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन थे ये हाई कोर्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि 22वां मतलब 82 क्वेश्चन देखेंगे अब सीधे हम कि इसमें देखिए भारत का जो संविधान में सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष से किया गया था? भारत के संविधान में सबसे पहले संविधान हुआ था जो, तो वो सबसे पहले कब हुआ था? 1951 में किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सबसे पहले संविधान कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है देखो 83 क्वेश्चन है हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहली बात तो मुझे ये बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि हैबियस कॉर्पस है क्या, और अगर आपको पता है हैबियस कॉर्पस क्या है तो मुझे बताइए कि इसमें और कौन कौन सी रिट जारी करी जाती है और कौन इनको करता है जारी। ठीक हो गया, तो सीधा आपको पता लग ही गया होगा कि हैबियस कॉर्पस क्या है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, रिट दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक हो गया, कल क्वेश्चन आया था पटवारी में, याद होगा आप सभी को कि रिट कौन जारी कर सकता है? दोनों कर सकते हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक हो गया, 5 रिटें होती हैं हैबियस कॉर्पस, और हमारा क्या बोलते हैं मेमेंडस, सर्स्यूरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, 5 हमारी क्या होती हैं? हमारी रिट होती हैं। ठीक, अगला हमारा 84 क्वेश्चन है कि सतत विकास संकल्पना किससे संबंधित है? तो सतत विकास संकल्पना किससे संबंधित है? सतत विकास संकल्पना जो हमारी है वो है हमारी किससे? कर विधि से। ठीक हो गया। सॉरी, ये हो गया हमारे पर्यावरण विधि से सतत विकास संकल्पना। 85 क्वेश्चन है विधि का शासन का अर्थ है। तो विधि का शासन का मतलब क्या होता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगले आगे ही पूछा जाएगा। जो हमारा आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें दोबारा जो हमारा प्रीलिम्स जो उसका होने वाला है उसमें ये पेपर उसी का है। एआरओ का पेपर ही है हाई कोर्ट वाला जो हुआ था, तो इसी के रिलेटेड रहने वाला है, ऐसे ही पेपर रहेगा। और क्योंकि उसका जो प्रीलिम्स होता है वो थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि यूकेपीएससी करवाता है तो अच्छे लेवल का ही होगा। और उसमें जो हमारे पॉलिटी, जीएस और हमारा जो हिस्ट्री अच्छे लेवल की पूछी जाती है, इसलिए आपको उसको ढंग से करना है। ठीक है, 86 क्वेश्चन है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है। तो हमको उसे क्या कहते हैं? अतिचार करना। ठीक है ना। 87 क्वेश्चन है मूल अधिकारों को लागू करना। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो न्यायालय द्वारा क्या दिया जाता है? उसमें याचिका दी जाती है। ठीक है ना। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो हमारा कोर्ट होता है क्या निर्गत करता है? याचिका। 88 क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है हमारा मूल अधिकारों का वर्णन? तो वो किया गया हमारे भाग 3 में। ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में किस में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 2 में हमारे नागरिकता दी गई है। भाग 4 में हमारे क्या दिया गया है? डीपीएसपी जिसे हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में हमारी क्या दिया गया है? संघ दिया गया है। और अगर हम बोले भाग 4 के क में क्या दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 4 के क में क्या दिया गया है? हमारा मतलब चाप 4 के ए में हमें क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। इसका आंसर क्या है हमारा? भाग 3 में मौलिक अधिकार। और कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना ली गई है हमारे अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अगला आगे हम बोलें 89 क्वेश्चन राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, ये बोला कानूनी दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर की याद में मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा गया है ये, और इसको बिल्कुल आप मार्क कर लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन इतना लंबा भी नहीं पूछा, तो सीधे बोलेगा कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया था? तो कब आया था ये? 1986 में हमारे ये अधिनियम आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल 24 के तहत आएगा ये। ठीक, अगला 91वां क्वेश्चन है किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा कहलाती है। तो हमने क्या कहा? किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है क्या? कि
न्यायालय की अवमानना करना। हम नहीं बोलते कि न्यायालय की अवमानना कर, उसने न्यायालय के हुक्म की अवमानना कर दी, तो यही होता है हमारा क्या, उसकी बात को न मानना अवज्ञा होता है। अगला 92वां क्वेश्चन है, बाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला लगता है। तो देवीधुरा मेला कहाँ पर लगता है, सबको आता होगा ये तो। कहाँ पर लगता है देवीधुरा मेला, और यहाँ पर ये पूछा गया है किस दिन लगता है, तो ये रक्षाबंधन के दिन लगता है देवीधुरा मेला। ठीक हो गया। भगवान क्या बोलते हैं, हमारा देवीधुरा मेला भी कहते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, और बागेश्वर में ये लगता है। ठीक हो गया। रक्षाबंधन के दिन आप तो यहाँ पर पाषाण नहीं होते हैं, मतलब आप तो फूलों के साथ यहाँ पर वर्षा की जाती है, पुष्प वर्षा होती है। तो अगला हमारा 93 क्वेश्चन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए। ये पेशावर कांड कब घटित हुआ था, तो पेशावर कांड कब हुआ था हमारा, 1930 को पेशावर कांड हुआ था। और डेट अगर पूरी याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 23 अप्रैल 1930 को हमारा क्या हुआ था, पेशावर कांड हुआ था। कब हुआ था, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल हमारा 1930 को हमारा क्या हुआ था, पेशावर कांड हुआ था। और पेशावर कांड का नायक कौन था, हमारा वीरचंद सिंह गढ़वाली। अगला 94वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जोत का आकार कितना हेक्टेयर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पटवारी ना सॉरी इसमें पूछा जाएगा पक्का, ये फॉरेस्ट गार्ड वाले पेपर में पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड में जोत का आकार क्या है, तो ये है 0.89, हमारा भी उत्तराखंड में जोत का आकार है। ठीक है, ये आंसर यूके के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसलिए आपको इसी को याद रखना है, क्योंकि अभी पेपर वही करवा रहा है, तो हमें ये याद रख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है 95वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के कितने जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि रही थी। तो आप सभी को पता है कि 2 जिले में हमेशा क्या रही थी, हमारे गढ़वाल और अल्मोड़ा, मतलब कि पौड़ी गढ़वाल में और अल्मोड़ा में क्या रही थी, हमारी नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि रही थी। 96 क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम कौन सा है। तो 8वां जो नगर निगम घोषित हुआ था हमारा, वो हुआ था हमारा कौन सा, कोटद्वार। ठीक हो गया। 2018 में ये हमारा नगर निगम बना था। ठीक है, कोटद्वार 17 में बना था, 2017 में हमारा नगर निगम बना था, 2017 में। और अगर आपको मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारे जो वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा पटवारी में पूछा गया था। ठीक हो गया, नगर निगम की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर 8 भी ऑप्शन दिया गया था और वहाँ पर 9 भी ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, 8 9 यहाँ पर ऑप्शन दोनों दिए गए थे। तो आप यहाँ पे जो हम बताएं कि अभी तक पहले तक तो 8 ही नगर निगम थे, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा श्रीनगर को एक हमारा नगर निगम बनाने की घोषणा करी गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि इसमें हमारे यूके के द्वारा आंसर क्या दिया जाता है, या ये क्वेश्चन डिलीट होता है। ठीक है, अगर ये कोर्ट में जाएगा तो इसके लिए इसको फिर देखना होगा कि इसमें बात क्या होती है, नहीं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 9 ही होगा। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन है 97, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक थे। तो ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी हमारे किसने, H.G. वाल्टन ने। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर किसने लिखी है, H.G. वाल्टन ने। अगला 98 क्वेश्चन है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र किसमें आएगा। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया था बच्चों को, और इसको ढंग से आप देख लीजिए कि रामनगर जो है ना, ये पूछा कि विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर आएगा। तो देखो इतना हमको पता है कि रामनगर नैनीताल में आता है, नैनीताल हमारा कहाँ आता है, कुमाऊं में आता है। लेकिन जिसने भी अगर नैनीताल संसदीय क्षेत्र करेगा तो उसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि रामनगर को पिछले साल मतलब कुछ साल पहले ही पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में डाल दिया गया है, तो गढ़वाल में आएगा। 99 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है। तो उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है, पूर्व में पूछा है तो पिथौरागढ़ में है। आपको अगर मैं बता दूं कि पिथौरागढ़ पूर्व में है, सबसे उत्तर का जिला हमारा उत्तरकाशी है, सबसे पश्चिम का जिला हमारा देहरादून है, और सबसे दक्षिण का जिला हमारा उधम सिंह नगर है। ठीक है, अगला 100वां क्वेश्चन है हमारा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 100वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में सार पद्धति का संबंध किससे है। तो सार पद्धति किससे संबंधित है, तो ये है हमारे फसल चक्र प्रणाली से। देखो ये वाला क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सार पद्धति वाला। ठीक है, इसलिए आपको इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। और आपको मैं यहाँ से बता दूँ कि यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं।
तो दोस्तों आपको इसको बिल्कुल अच्छे से लगाना है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है और आगे के पेपर्स के लिए पूछा जाएगा। क्योंकि अगर अभी के पेपर में अगर कुछ नहीं आएगा तो आगे जो होने वाला है, हमारे कनिष्ठा का एग्ज़ाम होगा और हमारा वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम होगा, वो तो हमारे ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है ना, तो उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे पटवारी में पूछे गए थे जीएस और जीके के क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को और इनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, इनको प्लीज़ लगा लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक हो गया। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही मुझे आप सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा जो अगला वाला वीडियो आएगा उसमें हम इसको फिर आगे को 101 से 150 तक क्योंकि ये पेपर जो था 200 नंबर का था। अगर मैं इसमें लंबी वीडियो बना दूंगा 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चनों को, तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, मुझे पता है जहाँ तक। इसलिए मैं इसको 50-50 के शॉर्ट में दे रहा हूँ। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए, मतलब 15-20 मिनट की वीडियो देखते रहिए। कभी कोई भी काम करें उसमें आप इसको देखिए, आपका अवश्य ही इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको इसमें हेल्प मिलेगी आगे वाले पेपर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।